बुआ ने रोजी के पापा को शादी के लिए मनाने की भरसक कोशिश की, मगर वे टस से मस नहीं हो रहे थे। क्या रोजी डिसूजा क्रिश्चियन है? लल्ला, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? क्या हमारी जात में लड़कियों का अकाल पड़ गया है जो हम बिजाती बहू घर लाएं? मैं दिवंगत भैया भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझ उपेक्षित विधवा को दोनों ने मन से सहारा दिया था। उनकी उम्मीदें पूरी करना मेरा फर्ज है। सारे समाज में हमारी खिल्ली उड़ेगी, वह अलग। सुमित्रा ने नाराज होते हुए कहा। उफ बुआ, आप वैसे ही परेशान हो रही हैं। आजकल अंतरजातीय विवाह को सहर्ष स्वीकार किया जाता है। माँ पापा जिंदा होते तो वे भी इनकार नहीं करते। आप पहले रोजी से मिल तो लो। बहुत सभ्य और संस्कारी लड़की है, आपको जरूर पसंद आएगी। बुआ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जाति धर्म का क्या कहना है। जीवन में प्यार विश्वास की अहमियत होती है। मैंने बुआ को समझाते हुए कहा। मैं कह देती हूँ लल्ला, तुम अपनी पसंद की लड़की ला सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, किंतु बिजाती नहीं चलेगी। बुआ ने भी अपना निर्णय सुना दिया। बुआ अपनी शादी के 10 दिन बाद ही विधवा हो गई थीं। फूफा जी का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। बुआ के ससुराल वालों ने उनसे रिश्ता खत्म कर लिया। रोती बिलखती बुआ की चीख पुकार ससुराल के दरवाजे न खुलवा सकी थी। उस दुखदाई घड़ी में मेरे माँ पापा ने उन्हें सहारा देते हुए कहा था, जीजी हमारे रहते खुद को बेसहारा और अकेला मत समझो। और फिर बुआ हमारे साथ ही रहने लगीं। मेरी शादी के संबंध में बुआ का निर्णय मेरे लिए आदेश से कम नहीं था। मैं उसे नकार नहीं सकता था। बुआ ही मेरी सब कुछ थी। मैं 14 साल का था जब मेरे माँ पापा का देहांत हुआ था। उस कच्ची उम्र में मेरी बुआ ने मुझे टूटने बिखरने नहीं दिया। वे चट्टान बनकर मेरा संबल बनी रहीं। पापा की छोटी सी किराने की दुकान थी। उनके देहांत के बाद बुआ और मैंने मिलकर उसे संभाला। बुआ मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करती रहती। परिणाम स्वरूप मैंने बीकॉम तक पढ़ाई कर ली। फिर मुझे प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं और बुआ बेहद खुश हुए। मेरे ऑफिस में मेरी जूनियर रोजी और मैं एक दूसरे से प्यार करने लगे। किंतु बुआ के इनकार के कारण अगले ही दिन मैंने रोजी को बताते हुए कहा, रोजी, बुआ हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। मुझे रत्ती भर भी अंदेशा न था कि बुआ जाति धर्म का सवाल खड़ा कर देंगी, वरना मैं आगे नहीं बढ़ता। मुझे माफ़ कर देना, मैंने वैसे ही तुम्हारा दिल दुखाया। रोजी ने संयत स्वर में कहा। रजत, हमें बुआ को सोचने हेतु पर्याप्त समय देना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन बुआ जरूर मान जाएंगी। रोजी, बुआ की बातों से तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि जाति धर्म की रूढ़वादिता उनके अंदर जड़ें समाये है। मैं तुम्हें अन्यत्र शादी की सलाह देना चाहता हूँ। शादी विवाह सही उम्र में ही अच्छे लगते हैं। मेरे लिए अपना जीवन बर्बाद मत करो, मैंने रोजी को समझाते हुए कहा। यह मुझसे नहीं होगा रजत, रोजी ने धीरे से कहा। रोजी, तुम मेरी हमउम्र ही हो ना, यानी तुम भी 32 वर्ष की हो रही हो। अतः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अन्यत्र विवाह पर विचार करो। रोजी, हम बुआ की सहमति के बिना विवाह कर लेते हैं, मगर मैं बुआ को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकता। मैंने रोजी को अन्यत्र शादी करने हेतु बात मनाते हुए कहा। नहीं रजत, हम बुआ को नाराज नहीं कर सकते। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इस योग्य बनाया कि आज तुम गर्व से दुनिया का सामना कर सकते हो। वे चाहती तो पुनर्विवाह कर अपनी गृहस्थी बसा सकती थीं, किंतु उन्होंने माँ पापा बनकर तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। रोजी ने कहा। इसी समझदारी का तो मैं दीवाना हूँ। इसीलिए तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अन्यत्र विवाह हेतु सोचना शुरू कर दो। रोजी मुस्कुराते हुए अपनी टेबल पर चली गई। लंच ब्रेक खत्म हो चुका था। 10 दिनों के अंदर ही रोजी का ट्रांसफ़र कंपनी की दूसरी शाखा में कर दिया गया। मालूम हुआ इसके लिए रोजी ने अनुरोध किया था। मेरे दिल को ठेस लगी, किंतु मैंने महसूस किया कि यह उचित ही है। दूर रहने से अन्यत्र विवाह हेतु मन बना सकेगी। अब फोन से बातें कर संतोष करना पड़ता। मैं सदैव उसे अन्यत्र विवाह हेतु प्रोत्साहित करता, मगर वह बात हंसी में टाल देती। मैंने एक दिन कहा, रोजी, अपने विवाह में मुझे अवश्य बुलाना, भुला मत देना। उसने खोखली हंसी से कहा, घबराओ नहीं रजत, पहला इनविटेशन तुम्हें ही जाएगा। तुम्हारे बिना मेरी शादी संभव ही नहीं। रोजी के बारे में जान लेने के बाद बुआ मेरी शादी के लिए विशेष सक्रिय हो गई थीं। मैंने भी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए विज्ञापन दे दिया था। कई जगह रिश्ते की बात चली भी, किंतु कहीं मेरी साधारण कदकाठी शक्ल सूरत तो कहीं मेरी साधारण नौकरी
तो कहीं मेरी सादगी और गंभीरता मेरे रिश्ते के लिए बाधक बन गई। कहीं कहीं तो मेरी वृद्ध बुआ का मेरे साथ रहना और मेरा उन्हें सर्वस्व मान पूजना ही बाधक बन बैठा। एक लड़की का कहना था, मुझे तो सारे काम अपनी मनमर्जी से करने की आदत है। तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारी बुआ ही घर की सर्वे सर्वा हैं। मैं नहीं सह सकूंगी। मेरी शादी की बात नहीं बन सकी। मैं अब करीब 35 साल का हो चला था और बुआ 70 की। हम दोनों की बढ़ती उम्र ने बुआ को मेरी शादी के लिए चिंतित कर रखा था। रविवार का दिन था। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था। तभी बुआ मेरे पास बैठकर मेरे बाल सहलाते हुए बोली, लल्ला एक बात कहूँ, इनकार तो नहीं करेगा? मैंने आश्चर्य से कहा, बुआ कुछ कहने के लिए आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता कब से महसूस होने लगी? मैं आपको इतना पराया कब से लगने लगा? क्या बोलूं लल्ला, बात ही कुछ ऐसी है, बुआ ने धीरे से कहा। मैंने आशंका से समाचार पत्र एक तरफ पटकते हुए कहा, बुआ जो भी मन में है बोल दो। आपका कथन मेरे लिए आदेश से कम नहीं है। इनकार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। लल्ला तुम रोजी से शादी कर लो। तुम जैसे हो, जैसी तुम्हारी नौकरी और आमदनी है, और तुम्हारी वृद्ध बुआ, सभी उसे यथास्थिति स्वीकार था ना। वह तो तुमसे अपनी इच्छा से शादी करना चाहती थी। मैं कम अक्ल अपनी रूढ़वादी सोच लेकर तुम दोनों के बीच आ खड़ी हुई। बुआ ने अपनी बात रखी। वह आज भी अविवाहित बैठी है लल्ला। मेरा दिल कहता है वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम उससे शादी कर लो। भावावेश में बुआ की आंखें सजल हो उठी थीं। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, बुआ स्वयं को दोषी नहीं समझो, सब विधि का विधान समझो। आपके इनकार के बाद हम व्यक्तिगत रूप से कभी मिले ही नहीं। हाँ, ऑफिशियल मीटिंग में कभी कभी भेंट हुई है। हमने अपनी शादी के संबंध में तो कभी चर्चा की ही नहीं। इस दौरान मैं जरूर उसे फ़ोन करता हूँ और हमेशा उसे अन्यत्र विवाह हेतु प्रोत्साहित करता हूँ। फिर अचानक स्वयं के साथ शादी। इसके अलावा बुआ, मैंने महसूस किया है कि रोजी मुझसे बात करने से कतराती भी है। अचानक ही सही, लल्ला तुम मुझे उसके घर ले चलो। मैं स्वयं उसे मांग लूँगी। लल्ला इनकार मत करो, बुआ ने मनोहार करते हुए कहा। तो मैं टाल नहीं सका। पहुंच गया बुआ को लेकर रोजी के घर। रोजी के घर में पहली बार आया था। हाँ, उसे कॉलोनी के मोड़ पर 2-4 बार ड्रॉप जरूर किया था। मुझे अचानक बुआ के साथ देखकर रोजी का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। उसने अव्यवस्थित कुर्सी को व्यवस्थित कर बैठने का आग्रह करते हुए बुआ के चरण स्पर्श किए। रोजी का घर बेहतर साधारण था। एक पुरानी सी चौकी पर उसके वृद्ध कमजोर पापा ताश के पत्तों में लगे थे। उनकी भावभंगिमाएं साफ प्रकट कर रही थीं कि उन्हें हमारा आना नापसंद है। एक कोने में खिड़की की तरफ बेहद वृद्ध दादी एक थाली में चावल लिए उन्हें चुनने की कोशिश में लगी थीं। उन्हीं के पास रोजी की दीदी बच्चों जैसी हरकतें कर रही थीं। वह मुंह में अंगूठा डाल चूसते हुए हंसते हुए बोल रही थीं, आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं रोजी के घर के वातावरण से हैरान सा था। अब मैं समझ सकता था कि रोजी हमेशा क्यों कहती थी कि शादी का फाइनल करने के पहले मैं अपने परिवार के संबंध में तुमसे विस्तार से बात करना चाहती हूँ। क्या बोलूँ, क्या न बोलूँ, समझ में ना आया तो मैंने शांत रहना ही उचित समझा। बुआ हमारी शादी के लिए जैसे सोच कर आई थीं, अतः रोजी के पापा की बेरुखी के बावजूद वह मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते भाई साहब, मैं रजत से रोजी के विवाह हेतु प्रस्ताव लेकर आई हूँ। दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, अतः दोनों का विवाह कर देना उचित होगा। रोजी के विवाह के संबंध में सिर्फ और सिर्फ मैं निर्णय लूँगा। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा। हाँ हाँ, यह उचित भी है। आप उसके पापा हैं, आप ही निर्णय करेंगे। मैं इस संबंध में आपकी मंशा जानने आई हूँ, बुआ ने सहजता से कहा। मुझे रोजी की शादी करनी ही नहीं है, उन्होंने पूर्ववत सख्त लहजे में कहा। रोजी के पापा की बात पर मैं और बुआ आश्चर्यचकित थे। बुआ ने स्वयं को शीघ्र ही संयत कर हंसते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, लड़की को कोई घर थोड़े ही बिठाता है, वह तो दूसरे की अमानत होती है। उन्होंने बीच में ही बुआ की बात काटते हुए अत्यधिक तिरस्कार से कहा, मुझे रोजी की शादी नहीं करनी है, आपने सुना नहीं? मैंने बुआ को शांत रहने और लौट चलने का इशारा किया। रोजी भी नज़रों से यही प्रार्थना करती प्रतीत हुई। अगले दिन मैं बुझे मन से घर लौटा तो बुआ ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या बात है लल्ला, तबीयत तो ठीक है ना? एकदम लुटे पिटे से लग रहे हो।
मैंने कहा बुआ ऐसा ही समझ लो। दरअसल मैं ऑफिस से लौटते हुए रोजी से मिलकर आया। हमारे विवाह हेतु उसके पापा के विचार जानकर मैं हैरान था। यह भी मालूम हुआ मेरे और रोजी के संबंध में जान लेने के बाद उन्होंने डांट फटकार कर उसे ट्रांसफ़र हेतु मजबूर कर दिया था। सारी बात सुनकर बुआ भी हैरान हो गईं। शीघ्र ही अति उत्साह से बोलीं, लल्ला जल्दी चाय खत्म कर मुझे रोजी के घर ले चलो। बुआ क्या आपको बेइज्जत होना बुरा नहीं लगता? मैंने इनकार करते हुए कहा। इनकार न करो, मेरे पास रोजी के पापा के भय का निवारण है, बुआ ने अधीरता से कहा। हमें स्वयं के घर पर देखकर रोजी के पापा ने आग्नेय नेत्रों से देखते हुए तिरस्कृत शब्दों में कहा, आप दोनों फिर आ धमके, क्या मेरी बात? बुआ ने हाथ जोड़कर अनुरोध करते हुए कहा, भाई साहब आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप नाराज न हों। आप मेरी पूरी बात सुनकर निर्णय करें। आपका निर्णय हमें सिरोधार्य होगा। भाई साहब आप अपने दिल से यह भय निकाल दीजिए कि विवाह के पश्चात रोजी पर आपका अधिकार नहीं रहेगा, वरन रोजी के साथ साथ रजत पर भी आपका पूरा अधिकार रहेगा। दोनों मिलकर परिवार की सारी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। देखिए भाई साहब, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, विधि के विधान को भी दोनों का मेल स्वीकार्य है। मैं तो अपनी संकीर्ण रूढ़वादी सोच के कारण रोजी जैसी सभ्य सुसंस्कृत लड़की को ठुकराकर स्वजातीय विवाह हेतु प्रयासरत रही, किंतु मेरे लल्ला का रिश्ता कहीं भी नहीं हो सका। मेरी रूढ़वादी सोच ने खुद ही दम तोड़ दिया। बुआ आज सब खुलकर बोल देना चाहती थीं। भाई साहब मैं अपनी संकीर्ण सोच त्याग कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपसे भी प्रार्थना करती हूँ, अपने शक अपने भय को त्याग कर प्यार करने वालों का संगम करवा दोनों को आशीर्वाद दीजिए। दो प्यार करने वालों की राह में बाधा डालना उचित नहीं है। वे बोलीं, देखिए भाई साहब, समस्या से डरने या भागने से उसका समाधान असंभव है, किंतु अगर हम साहस के साथ सकारात्मक पहल करें तब अवश्य समस्या का समाधान निकाल सकेंगे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बुआ अतीत में जाते हुए बोलीं, मैं उपेक्षित विधवा थी जिन्होंने मुझे सहारा दिया। कुछ समय बाद वे किशोर रजत को मेरे हवाले कर इस दुनिया से चल बसे। हम दोनों उदास और दुखी थे, मगर फिर साहस और सकारात्मक सोच के साथ जीवन पथ पर बढ़ चले। परिणाम आपके सामने है। रोजी के पापा शांत भाव से बुआ की बातें सुन रहे थे। बुआ ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि रोजी और रजत मिलकर एक और एक दो नहीं 11 बनकर घर की सारी जिम्मेदारियाँ संभाल लेंगे। रोजी के पापा की आंखों से झरझर आंसू बह चले। जैसे भय और शक की जमी बर्फ बुआ के आश्वासन की ऊष्मा पाकर पिघलकर आंसू बनकर आंखों से बह चली। वे आंसू पोंछते हुए बोले, सिस्टर जीवन में बहुत छलकपट देखा है। मैं बैंक कर्मी था, ईमानदार, सख्त मिजाज, रूखे स्वभाव का। बस सहकर्मियों की आंखों की किरकिरी बना रहता था। एक फ्रॉड में मुझे ज़बरदस्ती फंसा दिया गया, जिससे मेरी नौकरी चली गई। मेरी पत्नी मैगी साहसी महिला थी, उसने मुझे टूटने नहीं दिया। उसने स्कूल में नौकरी कर घर संभाल लिया, किंतु नियति के क्रूर प्रहार से वह रोड एक्सीडेंट में मारी गई तो मैं फिर से टूट गया। रोजी अपनी माँ जैसी साहसी है, पढ़ लिख कर नौकरी कर घर संभाल रही है। इसी की आमदनी से घर का खर्च चलता है। अब आप ही बताइए, इसे शादी कर दूसरे घर भेज दूं तो अपनी वृद्ध माँ, मंदबुद्धि दूसरी बेटी और हारा टूटा मैं किसके सहारे रहूं? बस इसी स्वार्थी सोच के कारण मुझे रोजी के विवाह, यहाँ तक के विवाह की चर्चा से ही भय हो गया था। कुछ चुप रहने के बाद वे पुनः बोले, आज आपकी बातों से पुनः विश्वास करने का दिल हो रहा है कि दुनिया में आज भी इंसानियत है। सच कहता हूँ, रोजी बेटी की खुशियों का दमन करते हुए मुझे दुख भी बहुत होता था। सच ही कहा गया है कि सारे रास्ते बंद नजर आने के बावजूद एक रास्ता अवश्य खुला रहता है। बस साहस और सकारात्मक पहल की आवश्यकता होती है। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, बेटा रजत, मैंने तुम्हारा और तुम्हारी बुआ का बहुत अनादर किया, मुझे माफ़ करना। और उन्होंने हाथ जोड़ दिए। मैंने उनके हाथ अलग करते हुए कहा, आप बड़े हैं, आपके हाथ माफ़ी के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए उठने चाहिए। आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें अंकल। बेटा तुम मुझे पापा कह सकते हो। तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गया। कहते हुए उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। सभी की आंखें खुशी के आंसुओं से भर उठीं। मैं मन ही मन अपनी बुआ के साहस, दृढ़ संकल्प एवं सकारात्मक पहल को सलाम कर रहा था।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।